नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि ईएमसी क्रेडल में डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी को शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर सिमरन कौर सैनी इस डिपार्टमेंट को लीड कर रही हैं। डॉक्टर सिमरन की बहुत इंप्रेसिव क्वालिफिकेशंस हैं। शी इज़ MBBS, MD इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, MCH in reproductive medicine and surgery, and she also holds a fellowship in gynae oncology. डॉक्टर सिमरन अमृतसर में पहली IVF सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बिकॉज़ ना ही सिर्फ अमृतसर में, पूरे पंजाब में ही शायद ही किसी डॉक्टर के पास MCH है इस फील्ड में, विच इज़ अ सुपर स्पेशलिटी डिग्री। तो डॉक्टर सिमरन के यहाँ ज्वाइन करने से और इस डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिश करने से पूरे अमृतसर और पंजाब को एक ब्लेसिंग है कि जो भी फैमिलीज़, जो भी कपल्स असिस्टेड रिप्रोडक्शन का फ़ायदा लेना चाहते हैं वो EMC क्रेडल में विज़िट कर सकते हैं और डॉक्टर सैनी से कंसल्ट कर सकते हैं। Dr. Saini, welcome to EMC Cradle. You will now be leading the Department of Reproductive Medicine and Surgery at EMC Cradle, and it is very notable because आज हम सब जानते हैं कि ना ही सिर्फ पंजाब में, पूरी दुनिया में और पूरे भारत में भी इनफर्टिलिटी जो है, यानी कि बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम हो रही है कपल्स को, इसका बहुत केसेस देखे जा रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? Infertility is on rise, definitely, and there are causes for infertility. Male infertility, female infertility, जो statistics कहता है, male and female they contribute almost equally, around 30 to 40% each. यानी कि मेल्स भी 30-40% मेल्स जो हैं वो भी इनफर्टाइल देखे जा रहे हैं और फीमेल्स में भी उतनी ही इनफर्टिलिटी देखी जा रही है। ठीक है। And rest is combined factors, combined causes. And the most common, one of the leading causes of infertility that we can say is the environment that we have built. Mostly environment plays a very big role. इसमें जो हम खाना खाते हैं, what we eat, जो हम पानी पीते हैं, the air that we breathe in, it has become so polluted. इसमें chemicals आ गए हैं इतने ज़्यादा that these chemicals they disrupt our body internally. These are called endocrine disruptors. So ये सारे जो होते हैं, like for example microplastics, we have heard about pesticides. तो ये सारा हमारे ecosystem में इतना मिल गया है कि we cannot separate ourselves from all of these. तो all these disruptors they act at DNA level. तो ये damage cause करता है, not just in our generation but also in our future generations as well. So this is one of the leading causes. Then we have our lifestyle, like obesity is one of the major risk factors. Obesity is one of the leading causes of infertility. Both male and female. और obesity से तो सारी body ही affect हो जाती है। मोटापा मतलब बहुत प्रॉब्लम करता है। बहुत problematic है। हर चीज़ A to Z आप नाम लो, body में हर चीज़ affect होती है। And other lifestyles that we are creating for ourselves, like the use of alcohol, the increased use of alcohol, recreational drugs, stress to excel in our life, वो जो स्ट्रेस है, तो ये सारी चीजें एड ऑन होके एक विशियस साइकिल बनाती हैं। राइट। सो वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट साइकिल वंस वी एंटर इनटू दैट लूप। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी। डॉक्टर साहब, ये सब जो आपने लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताए वो तो है ही, बट इसके साथ साथ हम जो एक चीज़ देख रहे हैं कि एक कपल्स में या यंग लोगों में आजकल लेट सारा साइकिल चल रहा है, यानी कि सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो विच इज़ गुड, लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पुश होती जा रही है, तो शादियां लेट हो रही हैं, उसके बाद बच्चे और लेट हो रहे हैं। तो इस केस में जो कपल्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके क्या क्या सोल्यूशंस हैं हमारे पास आजकल मॉडर्न मेडिसिन में? लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है टू कॉज इनफर्टिलिटी। एंड लेट एज का मतलब स्पेसिफिकली वुमेन्स एज। ठीक है। वुमेन हु हैव एडवांस्ड एजेस, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। कौन सी एज आप ऐसा मानते हैं कि सही एज है बच्चे पैदा करने के लिए और इसके बाद इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी? कोई सही एज कह नहीं सकते, बिकॉज वी हैव सीन
women in older age groups conceiving naturally. Yes. और आजकल because of our lifestyle हमने ऐसा देखा है कि younger age group women also in the early 20s or maybe like 28 years उनमें भी infertility problems आ गई हैं. तो age हम ऐसा नहीं कह सकते कि सही age कौन सी है, but on an average अगर लेके चलें तो I think less than 35 years, 32, 33 years is like the ideal time for Right. conception. ओके मतलब 30-33 हाँ, हो अर्ली जाना 30s चाहिए. में अगर बच्चे कर लिए जाएं तो वो एक अच्छा टाइम माना होता जाता है. है. तो EMC क्रेडल में अब आप एग प्रेजर्वेशन या एग फ्रीजिंग ऐसे के भी सर्विसेज हम देने वाले हैं. उससे कैसे यहाँ के लेडीज बेनिफिट कर सकती हैं? There is a term called social egg freezing. This is basically done for non-medical purposes. जिनमें basically for delaying childbearing. तो इसमें ये होता है a woman in her reproductive age group comes to the fertility clinic and after detailed counseling explaining all the pros and cons of the procedure because जब एक patient आता है ना तो बहुत उम्मीद के साथ आता है and there are certain myths and taboos also associated with the procedure. कुछ false hopes होती हैं, कुछ negativity होती है, so all that has to be cleared. उसके बाद we preserve the eggs of the women. And this preservation of the eggs should be ideally done in the earlier age groups. Like the best is like 20 years of age, 22 or maximum by 30 or 35 years. क्योंकि उसके बाद क्या होता है egg quality deteriorate होनी शुरू हो जाती है. Besides the egg quality, we have the number in the egg. So for a woman who wants to undergo social egg freezing, the ideal number of oocytes that needs to be preserved ताकि एक अच्छा बच्चा उसको मिल सके उस preserved oocytes में has to be around 18 to 20. Okay. It's not a less number. तो 18 to 20 oocytes mature अच्छी क्वालिटी के oocytes निकालने जिसे हम eggs कहते हैं is a difficult task और ये repeated attempts में निकाले जाते हैं and then they are cryopreserved. और इंडिया में provision for cryopreservation is still 10 years. Right. So ये जो मैम egg retrieval का process आप बता रहे हैं इसका थोड़ा सा डिटेल कीजिए because we all know कि जब IVF treatments भी couples अंडरगो करते हैं तो उसमें भी एग्स रिट्रीवल की जाती हैं और कई बार इसको लेके काफ़ी डर रहता है लोगों के मनों में. तो उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए प्लीज. Yes, sure. IVF process is basically a safe process. Obviously with any medical procedure there are some risks involved with it. वो तो inherent risks होते हैं. But as such it is basically a safe procedure. And the myth associated with IVF that it is very painful ऐसा नहीं होता. Actually it depends upon the patient's sensitivity level. So more than the actual physical pain, I would say that the couple is in so much of emotional trauma at that time. वो जो stress होता है, mental tension होती है, social embarrassment होती है of not having a child and then to repeatedly go to an IVF clinic for the want of a baby, ये सब इतना negatively affect करता है couple को and plus in case if the result comes out to be negative, तो वो bear करना that becomes an unbearable event for the couple and that becomes very painful in that way. The actual process of IVF जो egg retrieval है it is done under general anesthesia and patient को पता ही नहीं चलता है. थोड़ा सा yes of course there is a mild discomfort associated. I agree with that. Injections होते हैं but injections are like really painless with the advanced technology. Just like insulin injections diabetics they वो रोज लगाते हैं तो same is with that. तो इतनी फाइन नीडल्स आ गई हैं पता ही नहीं चलता है इसके बारे में. राइट. थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग कि जितना हम सोचते हैं या जितना लोग आमतौर से सोचते हैं कि ये सब पेनफुल होगा उतना असल में आज के ज़माने में नहीं रहा बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस कर चुकी हैं. और जो आप बात कह रहे हैं कि बार बार क्लिनिक जाना या विजिट करना हॉस्पिटल वो जो जर्नी है वो इतनी पेनफुल रहती है. आई थिंक वहीं पे EMC क्रेडल जैसा एक सेंटर है या जो हमने डिपार्टमेंट यहाँ अब आपके वाला सेटअप कर दिया है इसका मकसद ही ये है कि वो जो सारी जर्नी है उसको थोड़ा सा हम स्मूथ
थोड़ा सा लेस पेनफुल बना सकें, ताकि जब वो आए उनको एक अच्छी जगह पे अच्छे से ट्रीट किया जाए, एंड दे फील दैट इट वाज अ वर्थफुल जर्नी एंड दे वॉक अवे विद गुड रिजल्ट्स. सो दैट इज आवर एम. डॉक्टर सिमरन, बेसिक बातें असिस्टेड रिप्रोडक्शन के बारे में हम सब जानते हैं, IUI, IVF जैसी एग प्रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें. इसके अलावा आप बता रही थी मुझे कि बहुत नई चीज़ें हैं जो अब आ चुकी हैं और जो हम करने के लिए केपेबल हैं अपने सेंटर में. उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ ऑडियंस को बताइए. सर्टन कंडीशंस जो फेमिलियल कंडीशंस होती हैं, जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, हेरिटेबल ट्रेट्स होती हैं, जो एक फैमिली से पूरी आगे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, उसको रोकने के लिए वी कैन यूज़ द टेक्निक ऑफ IVF. और IVF के साथ एसोसिएटेड है अ मार्वलस टेक्निक कॉल्ड एज PGT, प्री जेनेटिक टेस्टिंग. इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ IVF, उसकी हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक है या वो जो ट्रेट है, हेरिडिटरी ट्रेट, वो तो नहीं है. सो इफ़ दैट एम्ब्रियो, the embryo which does not have that trait is selected and is transferred, तो वो एक ब्रेक आ जाती है उस बीमारी से, उस फैमिली में जो बीमारी चल रही होती है उसकी. सो दिस इज़ वन वंडरफुल आस्पेक्ट. दूसरा आस्पेक्ट ये है स्पेसिफिकली जो जिसे हम कहते हैं सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स, जिनमें लाइक फॉर एग्जाम्पल जिनमें HIV होती है, ऐसे कपल्स को, या जिनमें हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनमें चांसेस होते हैं कि विद नेचुरल बर्थ उनका बेबी माइट बी अफेक्टेड, तो दिस गिव्स अ रिलीफ to those couples, the use of IVF technology. तो we all know कि ये HIV जैसे वायरसेस कितने कॉमन है और कितनी बीमारी कितनी कॉमन हो चुकी है इंडिया में. तो ऐसे लोगों के जब बेबीज हों तो उनमें ये चीज़ ना आए, इसका भी हमारे पास अब प्रोविजन आ चुका है. वेरी गुड. ओके. And then something that is coming forward with the change in lifestyle, I can say, or maybe the change in the thinking, the concepts that we have. एक चीज है called as gender affirming surgeries. Absolutely, जो gender change surgery होती है. Absolutely, yes. So उनमें we can preserve their gametes before they go for their gender surgery. ओके. यानी कि सर्जरी के बाद भी अगर वो अपने बच्चे चाहें जिनमें उनका अपना जीन्स, जेनेटिक मटेरियल हो, तो बिफोर द सर्जरी वी कैन प्रिजर्व देयर गमीट्स सो दैट लेटर they can have kids of their own. Yes, right? Definitely. Wow, this is all of this is really a miracle, I feel, in modern medicine. डॉक्टर सिमरन, हम सब जानते हैं कि पंजाब में कैंसर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है. आपकी भी एक फेलोशिप है गायनी ऑन्कोलॉजी में, तो आप बताइए कि कैंसर पेशेंट्स के लिए हम अपने इस डिपार्टमेंट में क्या क्या और बेटर ट्रीटमेंट्स ऑफर कर सकते हैं. For cancer patients, we can offer them oncofertility. ये एक important part है ART services का. इसमें both men and women जिनको cancer detect होता है, they can have a chance of having their own natural offspring. Okay. तो इसमें we preserve their gametes. Males का semen and females का oocyte. Okay. Before they undergo cancer treatment, especially chemotherapy. तो कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले ही आप मेल या फीमेल का वो गैमीट जो है उसको प्रिजर्व कर देती हैं ताकि वो कीमोथेरेपी से अफेक्ट ना हो सके. राइट. और ये जो प्रिजर्वेशन होती है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं इसको, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ 10 years तक it is effective, and in case of cancer patients especially there's a clause that this duration can also be extended with the permission, because cancer patients का treatment long term तक चलता है. So that way, and we can give them the benefit and a chance of having their own childbirth. Wow. तो डॉक्टर सिमरन, आज आपसे बात करके मुझे भी पता लग रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं ये कितनी बड़ी सौगात हो सकता है अमृतसर के और पंजाब के लोगों के लिए. बिकॉज जब एक फैमिली या एक कपल इनफर्टिलिटी या बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम या कोई कैंसर की वजह से या कोई लाइफस्टाइल इश्यूज़ की वजह से जब भी ये फेज़ आता है लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल पीरियड बन जाता है पूरी फैमिली के लिए. एंड बट थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन एंड थैंक्स टू डॉक्टर्स लाइक यू
who have super specializations in this field, अब हम capable हैं कि सारी families में जो बच्चे के रूप में blessing आती है सबको वो एक gift दे सकें. And I think thank you so much for educating the public about this very important topic. और आज हमें ये भी पता लगा कि सिर्फ IVF ही नहीं है, इस डिपार्टमेंट में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑफ़र कर सकते हैं. तो जिन भी लोगों को इसका बेनिफिट लेना है वो आपसे आके मिल सकते हैं EMC क्रेडल में. डॉक्टर सिमरन अवेलेबल रहती हैं OPD के लिए, and they can walk away with happy faces and grateful hearts. So thank you so much, Dr. Simran. Thank you for having me.